देखेंगे वर्ड मीनिंग का नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट वर्ड ये है आपका हु इज डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर किसे बोलते हैं हम लोग? डेटर को हिंदी में बोलते हैं देनदार और क्रेडिटर को बोलते हैं लेनदार। ये देनदार और लेनदार जो है हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल पर गौर कीजिएगा स्टूडेंट। मान लेते हैं कि सचिन एक पर्सन है और कपिल एक सेकंड पर्सन है। सचिन जो है वो है ग्राहक, ये ग्राहक है यानी कस्टमर है, और ये है दुकानदार। कपिल जो है वो दुकानदार है। तो कपिल ने क्या किया, सचिन को 5000 रुपीज़ का गुड्स 5000 रुपीज़ का गुड्स सचिन को सेल किया। कैची में सेल किया? स्टूडेंट गौर करना, क्रेडिट में। हमेशा ये चीज़ ट्रांजेक्शन कपिल और सचिन के बीच में क्या होगा, क्रेडिट में होगा, तभी जाके कोई एक पर्सन क्रेडिटर और दूसरा पर्सन डेटर बनता है। अगर वो कैश में ट्रांजेक्शन होगा दोनों के बीच में तो वो ना कोई पर्सन क्रेडिटर बनेगा ना डेटर बनेगा। कैश ट्रांजेक्शन पे कोई भी डेटर क्रेडिटर नहीं बनता, हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे ही कोई एक पर्सन डेटर बनेगा और दूसरा पर्सन क्रेडिटर बनेगा। तो यहाँ कपिल ने सचिन को क्या किया, 5000 का गुड्स क्रेडिट में सेल कर दिया है। और तो यहाँ पे क्या हो गया, आप गौर करना कि यहाँ पर हम देनदार किसको बोलेंगे और लेनदार किसको बोलेंगे। देनदार का मतलब होता है देने वाला व्यक्ति। तो यानी इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि सचिन जो है 5000 रुपया कपिल को देगा। देगा मतलब सचिन जो है वो देनदार हुआ, सचिन जो हुआ वो क्या हो गया, देनदार। और कपिल जो है सामान तो उधार में किसको बेचा था, सचिन को। तो कपिल क्या करेगा, सचिन से पैसे लेगा, कितना लेगा, 5000 रुपया। तो कपिल क्या कहलाया, लेनदार। लेनदार मतलब लेने वाला व्यक्ति। यानी कपिल जो है 5000 रुपया सचिन से लेगा, यानी कपिल जो है वो लेनदार है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। और सचिन जो है वो देनदार है, पैसे किसको देगा, कपिल को। तो सचिन को हम क्या बोलेंगे, डेटर। तो यहाँ पर क्या होगा कि सचिन जो है वो क्या हुआ, डेटर हुआ। किसका डेटर हुआ, कपिल का। यहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, मतलब कभी भी सचिन ये नहीं बोलेगा कि मैं डेटर हूँ और क्रेडिटर हूँ। सचिन जो है कपिल के लिए डेटर है और कपिल जो है सचिन के लिए क्रेडिटर है। यहाँ जो कपिल हुआ वो क्रेडिटर हुआ, किसके लिए, सचिन के लिए। सचिन के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो देयर इज ए इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सचिन एंड कपिल, यानी सचिन यहाँ डेटर हो गया और कपिल जो है यहाँ क्रेडिटर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज ड्राइंग। स्टूडेंट आपको पता है कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो ड्राइंग एक्चुअली सारे लोग जानते हैं कि ड्राइंग का मतलब होता है पेंटिंग, लेकिन एक्चुअली ड्राइंग का मतलब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पेंटिंग नहीं होता। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे आपको कि सपोज मान लेते हैं कि ये एक किराने की दुकान है, ये एक शॉप है और ये शॉप में आपने 100 कॉपीज़ आपने परचेज करके लाया कस्टमर को सेल करने के लिए। और आपके यहाँ ये कैश बॉक्स है, ये क्या है, कैश बॉक्स है, जिसमें आप अपने बिजनेस का सेल आउट करके सारा पैसा रखते हैं। इसमें क्या किया आपने, 100 रुपीज़ रखा हुआ कैश बॉक्स में। ओके, अब आपने क्या किया कि इस 100 कॉपी में से 1 कॉपी आपने एक निकाल लिया अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बनाने के लिए, और इस कैश बॉक्स में से आपने 10 रुपीज़ निकाल लिया आइसक्रीम खाने के लिए। आपने निकाल लिया आइसक्रीम खाने के लिए।
तो स्टूडेंट नोटिस करना कि जो ड्राइंग होता है वो ड्राइंग पर्सनल यूज प्लस डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज प्लस डोमेस्टिक यूज, ये दोनों को लिए किया जाता है। पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज का मतलब होता है निजी इस्तेमाल करना, यानी ये कॉपी हम 100 लाए थे कस्टमर को सेल करने के लिए, लेकिन उसमें से एक कॉपी हमने क्या किया, ये पर्सनल यूज किया, हमने क्या किया, पर्सनल यूज कर लिया, यानी निजी इस्तेमाल कर लिया। और ये 10 रुपीज को भी हमने क्या किया, पर्सनल यूज कर लिया। तो अब एक चीज इसका डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एक बिजनेसमैन अपने खुद के बिजनेस से कोई गुड्स, यानी ये जो कॉपी निकाला था ये क्या था, गुड्स था, किसी भी तरह का गुड्स या किसी भी तरह का कैश विड्रॉ कर ले यानी निकाल ले, किस काम के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए, यानी अपने निजी इस्तेमाल के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, तो वो गुड्स और एज वेल एज कैश दोनों ही क्या कहलाएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग कहलाएगा। इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, दोज गुड्स एज वेल एज कैश withdrawn by a businessman for their personal use as well as domestic use is treated as drawing. Now the next word meaning is livestock. What is livestock? Livestock क्या होता है? Livestock स्टूडेंट जितने भी एनिमल्स या कैटल्स, एनिमल्स और कैटल्स दोनों लगभग एक ही चीज़ को बोला जाता है, यानी जितने भी एनिमल्स और कैटल्स किस काम में, बिजनेस के पर्पस में यूज़ में लाए जाते होंगे, बिजनेस पर्पस से यूज़ में लाए जाते हैं, तो वो सारे एनिमल्स और कैटल को लाइव स्टॉक बोलते हैं। एक एग्जांपल से इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल गौर करना लाइव स्टॉक का, कि सपोज मान लेते हैं कि आपने 2 गाय घर पे खरीद के लाया आपने, काव नंबर 1 एंड काव नंबर 2। ये जो गाय लाए, इस गाय का दूध निकाल के यानी इसका मिल्क निकाल के आप क्या करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन करते हैं। सेल्फ कंजम्पशन का मतलब इस गाय का मिल्क निकालकर, दूध निकालकर पूरे फैमिली मेंबर इसको यूज कर लेते हैं, और इस गाय का दूध निकालकर क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। सेल कर देने का मतलब ये हो गया, इसको बेचने से कुछ पैसे आएंगे आपके पास। तो गौर करना स्टूडेंट, इस 2 गायों में से यानी काव नंबर 1 और काव नंबर 2 में से किसको लाइव स्टॉक बोलेंगे और किसको काव बोलेंगे। जिस गाय को हमने घर में लाया और उसका दूध खुद यूज़ किया, घर वाले मिल के यूज़ करेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे काव। लेकिन जिस गाय को हमने लाया बिजनेस पर्पस से, यानी इसका दूध निकाल के हम क्या कर रहे हैं, सेल करके और कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं, तो इस काव को हम बोलेंगे काव नहीं, लाइव स्टॉक। इसे क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक। तो ये स्टूडेंट क्लियर हो गया कि लाइव स्टॉक का मतलब ये होता है कि जिस एनिमल्स और कैटल्स को हम लोग बिजनेस के पर्पस से अगर हम बिजनेस में ले आते हैं, तो वो सारे एनिमल्स और कैटल्स लाइव स्टॉक के नाम से जाने जाते हैं। अगर वो एनिमल्स हम पर्सनल यूज़ के लिए लेकर आते हैं, तो वो एनिमल्स काव हो, बफेलो हो, हॉर्स हो, वो काव, बफेलो और हॉर्स के नाम से जानी जाएगी। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, लाइव स्टॉक क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज लाइबिलिटी। स्टूडेंट व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ज। लाइबिलिटी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे कर्ज। इस लाइबिलिटी का एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये एक बैंक है, SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्स क्या किया, बैंक के पास गया और उससे उसने क्या किया, 10,000 रुपीज़ कर्ज के रूप में लिया, वो 10,000 रुपीज़ लोन लिया।
लोन किसी पर्पस लिया होगा, हो सकता है वो एजुकेशन लोन लिया हो, हाउस लोन लिया हो, या किसी भी तरह का व्हीकल लोन लिया हो। ठीक है, बैंक क्या बोला कि ये जो 10,000 रुपीज़ है हम आपको कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, 10% पे। ठीक है, तो स्टूडेंट गौर करना, हमने क्या बताया कि लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। ये बताइए कि कर्ज किसके लिए है। कर्ज का मतलब होता है पैसे को, अगर किसी से आप पैसे लिए हुए हैं तो एक सर्टेन पीरियड के बाद जब उसे आपको रिटर्न करना पड़े तो उस व्यक्ति के लिए वो पैसा कर्ज होता है। तो एक्स ने क्या किया है, बैंक से क्या किया, लोन लिया हुआ। तो ये जो है लायबिलिटी किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है। यानी एक्स जो है 10,000 रुपीज़ एज वेल एज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा। सपोज मान लेते हैं कि 10,000 रुपया प्लस इसके ऊपर एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज़, यानी टोटल 11,000 रुपीज़ जो है वो एक्स क्या करेगा, बैंक को 1 ईयर के बाद रिटर्न करेगा। तो लायबिलिटी किसके लिए हुआ, एक्स के लिए। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन किसी भी सर्टेन पर्सन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पैसे उधार के रूप में लिए हुए हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद जब उसे रिटर्न करना पड़ता है तो उस व्यक्ति के लिए यानी एक्स के लिए वो पैसा कर्ज होता है, यानी लायबिलिटीज होता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और देते हैं। सपोज मान लेते हैं कि एक्स के एक ग्रैंडफादर है, उन्होंने एक्स को क्या किया, 1,000 रुपीज़ पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है, पॉकेट खर्च के लिए हर महीना देकर रखे हुए हैं। तो ये बताइए कि क्या एक्स अपने ग्रैंडफादर को वो एक 1,000 रुपीज़ जो उसके ग्रैंडफादर एज ए गिफ्ट के रूप में दिए हुए हैं, क्या ग्रैंडफादर को रिटर्न करना है, नहीं करना है। तो एक्स के लिए वो पैसा लायबिलिटी नहीं है। इस एग्जांपल से ये क्लियर हो गया कि जब किसी से हम पैसे लें और लेने के बाद एक समय के बाद अगर उसे हमें रिटर्न करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है, तो वो लायबिलिटी है। लेकिन जैसे हमने ग्रैंडफादर से 1,000 रुपीज़ लिया था एज ए पॉकेट अलाउंसेस, या ग्रैंडफादर ने हमें पॉकेट अलाउंसेस के रूप में दिया हुआ था, तो वो पैसे हमें अपने दादाजी को यानी ग्रैंडफादर को रिटर्न नहीं करने हैं। तो जहाँ पर कोई पैसे लेने के बाद रिटर्न ना करना पड़े तो वो लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जहाँ पर पैसे लेने के बाद एक फाउंडेशन है कि वो पैसे हमें रिटर्न करने ही पड़ेंगे, तो वो मेरे लिए लायबिलिटीज़ है। नाउ द अनदर टॉपिक इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। डिस्काउंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, छूट। तो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या। सपोज मान लेते हैं आपने एक पेन परचेज किया, कितने का, 10 रुपीज़ का। एक पेन का प्राइस है 10 रुपीज़। आपने शॉपकीपर को बोला कि भैया इसे आप हमें 9 रुपये में दे दीजिए। कितने में दे दीजिए, 9 रुपये में। दुकानदार एग्री हो गया और बोला ठीक है आप 9 रुपये में ले लो। तो यानी दुकानदार कितने रुपए का आपको डिस्काउंट दिया, 1 रुपीज़ का। ये 1 रुपीज़ का आपको वो डिस्काउंट पेमेंट किया। तो ये जो डिस्काउंट है 1 रुपीज़, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज डिस्काउंट अलाउड, फर्स्ट पार्ट इज डिस्काउंट अलाउड, and the second part is discount receive, discount receive। तो डिस्काउंट अलाउ, अलाउ का मतलब डिस्काउंट देना। डिस्काउंट किसने अलाउ किया, शॉपकीपर ने। डिस्काउंट मिला किसे, कस्टमर को। डिस्काउंट किसे मिला, कस्टमर को। तो ये एक चीज़ गौर करना स्टूडेंट, जब ये 1 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला तो जब एक दुकानदार किसी ग्राहक को छूट देता है तो वो वर्ड यूज़ करता है डिस्काउंट अलाउड। यानी शॉपकीपर कौन सा वर्ड यूज़ करेगा, डिस्काउंट अलाउड, और कस्टमर कौन सा वर्ड यूज़ करेगा, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या हो गया, अगर शॉपकीपर ने 10 रुपये का पेन 9 रुपये में दिया यानी 1 रुपये कम में, तो डिस्काउंट अलाउड शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, यानी नुकसान है। और यही 10 रुपये का पेन 9 रुपये में किसी कस्टमर को मिला यानी 1 रुपया बिलो प्राइस में मिला, तो कस्टमर के लिए क्या है, ये कस्टमर के लिए क्या है, कस्टमर के लिए एक तरह का प्रॉफिट है। ये क्लियर हो गया कि डिस्काउंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस
एंड डिस्काउंट रिसीव इज अ प्रॉफिट। डिस्काउंट रिसीव जो होगा वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है।